Dhoni gets the award. T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया। हर नींव की धड़कन मोयरा सरिया CRS की शक्ति के साथ। नमस्कार, मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय चैनल DGNR न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और हमारा एक खास शो T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया हर नींव की धड़कन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और करोड़ों क्रिकेट फैंस जिस दिन का, जिस पल का, जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आज आ चुकी है, क्योंकि ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का खिताब आज कौन टीम जीतेगी ये तय होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। शानदार सफर रहा है दोनों टीम का, लड़खड़ाते हुए, कहीं डगमगाते हुए, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए। लेकिन इन सब के बावजूद हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम एक खास जगह से आपके लिए शो लेकर आए हैं। ये है इंदौर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन का मैदान। इसे हम मंदिर की अगर तुलना करें इस स्थान की, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भारत देश में क्रिकेट धर्म है और खिलाड़ी भगवान है, तो जाहिर सी बात है कि मैदान मंदिर ही कहलाएगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंदौर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन के इस मैदान से MYCC और CCI जैसे क्लब संचालित होते हैं और यहाँ क्रिकेट के प्रतिभाओं को तराशा जाता है। उदाहरण के लिए आवेश खान, वेंकटेश अय्यर, यहीं पर पसीना बहाया है उन्होंने, और यही वजह है कि उनके पसीने के कारण आज हम सीना तान कर कह सकते हैं कि भारतीय टीम के प्रतिनिधित्व करने वाली 11 सदस्यीय दल में हमारे इंदौर के 2 सूरमा भी शामिल है। एक बार फिर रुक करते हैं कि आखिर क्या कुछ हो सकता है इस खिताबी महाजंग में। हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट सुखदेव सिंह गुम्मन सर, इंदौर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं और उसके साथ साथ क्रिकेट के जाने माने एक्सपर्ट भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। हमारे साथ मौजूद हैं BCCI से जुड़े रहे क्रिकेटर और जाने माने एक्सपर्ट देवाशीष नीरोसे सर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। सुखदेव सर, आपसे शुरू करना चाहूँगा कि महाजंग, महामुकाबला और ये महा टूर्नामेंट कैसा यादों में सजो कर रखा जा सकता है? बिल्कुल, ये क्रिकेटिंग हिस्ट्री है और एक इस तरह का इवेंट ICC का जो हर क्रिकेटर, हर क्रिकेट प्रेमी देखना चाहता है। और ख़ास तौर पे उस समय में जब पिछले 2 साल से लाइफ स्टॉप स्टार्ट के चल रही हो, कि आप घर के अंदर रह रहे हैं, आपको बहुत सारे प्रतिबंध झेलने पड़ रहे हैं, आपको दूरी मेंटेन करनी पड़ रही है, आपको सैनिटाइजेशन करना पड़ रहा है और आपको कहा जा रहा है कि आप घर से ना निकलें अगर कोई ज़रूरी ना आवश्यकता ना हो। और हमने अलग अलग वेव्स देखी, वेव 1 देखी, 2 देखी, तीसरी देखी। 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा कि फ्रांस में 5वीं वेव आ गई है। तो इस तरह से ना जाने कितनी वेव्स और आना बाकी है। हमारे दिमाग पे किस तरह का स्ट्रेस कोविड ने डाल रखा है। और कहीं ना कहीं जब हम खेल से जुड़ते हैं तो इस तरह की दुख देने वाली घटनाओं से दिमाग हट जाता है और हम अपनी जीवन को पॉजिटिव तरीके से देने लगते हैं, अच्छा सोचने लगते हैं, उस चीज़ों को भूल जाते हैं, सिर्फ हम क्रिकेट के साथ जुड़ जाते हैं। और क्रिकेट आपको वो सुख देता है, वो आनंद देता है जो इस समय की ज़रूरत है। और ये वर्ल्ड कप जो आया है T20 मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का, वो हमारे लिए इसी तरह के कुछ सुख पल लेकर आया है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो बहुत तरह की संभावनाएं थी कि कौन विजेता होगा, कौन सी टीमें हैं जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी, कौन सी टीमें जो फाइनल में आएंगी। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ है कि जब मैचेस ये शुरू हुए थे तो उस समय तक न्यूजीलैंड को भी एक डार्क हॉर्स माना जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मुझे लगता नहीं कि किसी ने बेट किया होगा, किसी ने बैंक किया होगा कि ये एक टीम है जो 2 टीमें जाकर, 2 पड़ोसी हैं, 2 पुराने राइवल हैं जो जाकर फाइनल में भिड़ेंगे। परंतु क्रिकेट जिस तरह से अनिश्चितताओं का गेम है और कम से कम ये जो वॉलेटाइल मैच का फॉर्मेट है 2020 का, जो किसी दिन पे भी किसी भी पर्टिकुलर ओवर में उसका पूरा मैच का स्वरूप ही बदल देता है। हमने देखा किस तरीके से हम पाकिस्तान को सब लोग रेट कर रहे थे कि एक अजय घोड़ा जो सुपर 12 में नहीं हारा, और कहीं ना कहीं लोग देख रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो इस बार का विनर होगा। कहीं ना कहीं भारत पे हम सब
लोग बहुत सारी आशाएं लगाकर बैठे हुए थे कि हमारी टीम जो है बहुत अच्छी है, और नो डाउट बहुत अच्छी है, परंतु क्रिकेट का ये स्वरूप ऐसा है, कोई भी अच्छी टीम को कोई भी एक ऑर्डिनरी टीम पटक नहीं दे सकती है। और आज ये सारे मैचेस देखते हुए करते हुए वो दिन आ गया है जिसका हम सबको इंतज़ार था। आज दी डे है, फाइनल है, दो ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट की टीमें हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो दोनों खेलेंगी। और पता नहीं कितने ही लोगों ने आज इस डेट का बेसब्री से इंतज़ार किया हुआ है कि जिस दिन वर्ल्ड कप फाइनल आएगा तो हम ऐसा करेंगे। और ख़ासतौर पे भारतीय, मुझे भी उसमें शामिल होना था कि हम लोगों ने भी सोच रखा था कि अगर इंडिया सेमीफाइनल्स में आती है तो हम लोग दुबई जाएंगे और दोनों सेमीफाइनल और फाइनल देखेंगे। पर कहीं ना कहीं देखो, क्रिकेट में जो निश्चितताएँ हैं वो सामने आती आई और फ़र्क पड़ता है। आप जिस टीम को पैटर्नाइज करते हैं, जिस टीम को आप फॉलो करते हैं, जिसको आप जीतता हुआ देखना चाहते हैं, जिसको बैकअप करना चाहते हैं, जब वो नहीं होती है तो क्रिकेट कहीं ना कहीं थोड़ा नीरस होता है। परंतु फिर भी क्रिकेट तो क्रिकेट है, और जो इसके चरम है उस चरम पे ये पहुंच चुका है। और इन दोनों के बीच में जो राइवलरी है पुरानी है, और बहुत सारे ट्विस्ट आपको देखेंगे इस पर्टिकुलर मैच में। और हम सब आज जो हैं इस मैच को देखने के लिए और इसके लिए इसमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसको तलाशने के लिए, उस पर बात करके आपको पहुँचाने के लिए इस जिमखाना ग्राउंड के ऊपर उपस्थित हुए हैं। ट्विस्ट की बात की है सर आपने, तो एक बड़ा ट्विस्ट भी यहाँ दादा के साथ है कि दादा की क्रिकेट की पाठशाला है, यहीं पर बच्चों को क्रिकेट का ज्ञान देते हैं और आज हमारे साथ शो में मौजूद है। दादा, आपके नज़रिए से ये पूरा टूर्नामेंट कैसा रहा? भले ही भारतीय टीम का सफ़र बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन एक क्रिकेट के तौर पर, खेल भावना के तौर पर ये कितना यादगार टूर्नामेंट रहने वाला है, लंबे समय तक जहन में रहने वाला है? देखिए, अद्भुत। एक ही शब्द में अगर आप उसको कह सकते हैं तो वो अद्भुत है। जैसा सुखदेव भाई बताया कि क्रिकेट अल्टीमेटली क्रिकेट विनर होता है। देश और खिलाड़ी से ऊपर खेल भावना होती है और खेल होता है और खेल विजेता होता है। देखिए, कहाँ हम पहले बात कर रहे थे कि भारतीय सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप की कोई दो टीमें हैं वो फाइनल में लोग देखना चाहते थे, और अमूमन सबका सोच भी यही था। और जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रहे थे तो सारे यही उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि इंडिया भी फाइनल खेलेगी और पाकिस्तान भी आ सकती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप यही एक चरित्र है जो आपको, जैसा अनिश्चितताएं हम देखते हैं, आप क्रिकेट में प्रेडिक्शन उस तरीके से नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। वहीं पे देखिए, अब आप ऑस्ट्रेलियाई उपमहाद्वीप पे सारा फोकस आ गया। दोनों वहाँ की टीमें हैं जो फाइनल खेल रही हैं और दोनों अद्भुत प्रदर्शन करती हुई आई हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है इस वर्ल्ड कप की ब्यूटी है कि इसके दोनों सेमीफाइनल, जहाँ उम्मीद नहीं थी ऐसे मैच हुए। जैसे हम हमेशा बात करते हैं, सुखदेव भाई और मैं हमेशा बात करते हैं कि एक ओवर, दो बैट्समैन, एक बॉलर, एक बेहतरीन फील्डर, कैच, स्टंप, रनआउट पूरे मैच को टर्न कर सकता है। और वही हमको देखने को मिला कि किस तरह से जहां उम्मीदें नहीं थी वहां पे दो ऐसे बल्लेबाज उभर के आए और जिन्होंने अपने अपने देश को उन ऊंचाइयों पे पहुंचाया, और जो उनके लाइफ टाइम का परफॉर्मेंस था। जहां पे आप देखेंगे निशम और मैथ्यू, ये उनका लाइफ टाइम परफॉर्मेंस था। और हर खिलाड़ी का एक यही जज्बा होता है कि एक ऐसा मौका आए जहाँ पे मैं दुनिया को दिखा पाऊँ कि मैं क्या हूँ। और ऐसे मौके कम मिलते हैं, लेकिन वो बहादुर होते हैं जिनको जो मौके बनाते हैं और ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। और देखिए, वो दोनों आज वर्ल्ड के मतलब हर जगह उनके चर्चे हो रहे हैं। अब मैथ्यू वेड का हम देख रहे थे कि वो कारपेंटर हैं और कारपेंटर थे और कैंसर से पीड़ित थे, और कैसे उन्होंने ओवरकम किया और कैसे आज हीरो बने हुए हैं उनके देश के भी और वर्ल्ड क्रिकेट में भी। उनको लोग पहचान रहे हैं कि नहीं, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली जो चीज़ है वो। तो ये जो वर्ल्ड कप है बहुत अद्भुत वर्ल्ड कप हमारी नज़रों से, और हमने उसको उसी तरह से एनालाइज भी किया। हमने एक बहुत बारीकी लेके सारे वर्ल्ड कप की हम टीमों की बारीकी लेके आए थे। सारे हमारे स्टैटिस्टिक्स गुरु ने एक एक प्लेयर का आंकड़ों के साथ आकलन किया था जो अद्भुत था, और यही हमारे इस शो की खूबसूरती थी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल आप जिस तरह से वर्ल्ड कप का आप वेट करते हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड कप आए जिसमें हमको हर पल रोमांच, कि आपको ये नहीं मालूम कि कब किस करवट। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में कैसे स्विंग कर रहा था।
मतलब एक समय ये था कि जो उनका आप देखिए टीवी पे चलता रहता है कि 71% या 76% पाकिस्तान, और सडनली आप देखिए तो एक समय ऐसा गया कि 26% हो गया। तो ये इतना बड़ा स्विंग ये 2 या 4 ओवर में ही हो गया। तो यही एक इस खेल की खूबसूरती है, T20 वर्ल्ड कप की खूबसूरती है, और जिसको हमने बखूबी से हमारे दर्शकों को बताने की हमने कोशिश की है। और मुझे लगता है कि सुखदेव भाई भी एग्री करेंगे कि हम बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ 2 टीमों के बीच मुकाबला ज़रूर है, लेकिन एक तीसरा शख्स है जिस पर सबसे ज़्यादा नजरें रहने वाली है। उस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा हीरो वही है और वो है टॉस द बिग बॉस। क्योंकि यहाँ यूएई में जितने भी मुकाबले हुए हैं उसमें फैक्टर यदि कोई काम किया है तो वो टॉस फैक्टर ने काम किया है। और आज भी दोनों ही कप्तान के बीच यदि किसी को गेन करना है तो सभी की निगाहें जाहिर तौर पर टॉस द बिग बॉस पर होगी, और वो बता पाएगा कि मैच का रुख किस तरफ जा सकता है। हालांकि किसी टीम पर कोई शंका या आशंका नहीं है क्योंकि अपनी योग्यताओं के बल पर ये टीम यहाँ तक पहुँची है, लेकिन टॉस कंडीशंस को कहीं ना कहीं पढ़ने में मदद करता है और ये टीम को जीतने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। सर, शुरुआत आपसे करता हूँ। डे 1 से मैं देख रहा हूँ कि टॉस को आप सबसे ज़्यादा माइलेज देते आए, और वो आज वही दिन है जब सब कुछ समीकरण टॉस पर टिक गया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हमने बार बार कहा कि यूएई में जिस तरह के ये मौसम चल रहा है, इस मौसम में दिन में जो है वो गर्मी होती है और रात में जब ओस आती है, ओस आने के बाद में 2-3 तरह के वेरिएशन आते हैं। वहाँ की जो नॉर्मल विकेट हैं वो स्लो हैं, स्लगिश हैं, टर्नर्स हैं, स्पिन होती है बॉल, उसके ऊपर मीडियम फास्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलता है, और बल्लेबाजों के लिए जो वो बहुत कंड्यूसिव नहीं है रन मेकिंग के लिए। जो डे गेम होते हैं उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रन नहीं बने हैं क्योंकि बॉल बैट पे आती नहीं है, और बैट्समैन को मारने में जब बॉल नहीं आएगी तो आप उतने लंबे हिट नहीं मार पाएंगे, उतनी अच्छी तरीके से बॉल को मिडल नहीं कर सकेंगे और उतने रन नहीं बन रहे हैं। परंतु जो इवनिंग गेम्स होते हैं, इवनिंग गेम्स पे खास तौर पे हमने देखा, और आज मैंने कुछ एनालिसिस भी उस पर किया हुआ है कि टॉस द बिग बॉस जो हमने नाम दिया यहाँ पे, वो दोनों टीमों से भारी है। देखिए, डेफिनेटली मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर आप फटाफट क्रिकेट की बात करेंगे, अगर आप वनडे 50 ओवर्स की बात करेंगे, यहाँ आप टेस्ट मैच की बात करेंगे, टॉस एक महत्वपूर्ण इवेंट किसी भी मैच में होती है। महत्वपूर्ण कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप टॉस जीतते हैं तो जो कैप्टन जीतता है उसके पास अपनी पोटेंशियल को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने का तरीका होता है। उसके पास उस 22 यार्ड का डेटा होता है कि इसमें पहले वो विकेट किस तरह से बिहेव करती है, सेकेंड डे कैसे करेगी, टेस्ट मैच बोलेंगे, और चौथे 5वें दिन कैसे बिहेव करेगी, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी रहेंगी। क्या मान लीजिए ये अगर इंडिया में है तो बहुत वेरिएशन नहीं आता, यही अगर मान लीजिए इंग्लैंड में होता है तो इंग्लैंड में जैसे ही बादल आते हैं उसी तरह से ये बॉल हिलने लगती है, और जब वो हिलती है तो और वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्पिनर्स को इतना हेल्प नहीं मिलता है, मीडियम फास्ट बॉलर को हेल्प मिलता है, बॉल मूव करता है, बैट्समैन खेलने की मुश्किल होता है। तो जो आदमी टॉस जीता है वो डिसाइड करता है, वो कैप्टन डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है, और वो उन कंडीशन को बेस्ट यूज़ करता है। बेस्ट यूज़ करेगा तो डेफिनेटली जो कंडीशन होंगी, जो उसका निर्णय है वो ज़्यादातर आपके फेवर में होगा। परंतु जहाँ पर्टिकुलर सीजन में जब हम ड्यू फैक्टर को बोलते हैं कि इवनिंग मैचेस खास तौर पे हों, और मैं तो ऐसा बोलूँगा कि ये थोड़ा सा अनफेयर है, परंतु अगर आप एडवर्टाइज़र की बात देखेंगे, अगर आप स्पॉन्सर की बात देखेंगे, तो वो क्या चाहते हैं कि उस समय वो मैचेस अच्छी टीमों में होना चाहिए जिसमें व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा होती है, और व्यूअरशिप प्राइम टाइम में ज़्यादा होती है क्योंकि ऑफ होने के बाद में दिन में अगर वर्किंग डे है, वर्किंग डे के बाद छुट्टी होती है, और छुट्टी होने के बाद में जब लोग घर आते हैं तो कम से कम उस टीवी स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठें। ऐसा वो चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट, अगर मैं एक स्पॉन्सर हूँ, अगर मान लीजिए मैं कोई भी XYZ प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ, स्पॉन्सरशिप करता हूँ, तो मेरा एम ये रहता है कि मैं कैसे मेरे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीवी स्क्रीन पर दिखाऊँ। उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग भी वैसा ही काम करती है, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कुछ अच्छी टीमों को भुगतना पड़ता है। मैं तो ऐसा कहूँगा कि अगर आज हम देखें, हमने कल भी बात करी थी कि कौन सी डिजर्विंग टीमें जो फाइनल में और आ सकती थी या सेमीफाइनल में आ सकती थी, मैं ऐसा बोलूँगी कि अगर ये कंडीशन को बाहर रख दिया जाता तो शायद इंग्लैंड एक इस तरह की टीम थी जो हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि जो सुपर 12 में से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किए, सेमीफाइनल में आने के बाद में भी मुझे लगता है कि इंग्लैंड एक ऐसी टीम थी जो फाइनल के लिए दावेदार थी, अच्छी बड़ी दावेदार थी, परंतु ड्यू फैक्टर होने के कारण से कोई भी कुछ कर नहीं पाता है। कुछ आंकड़े मैंने आज कैलकुलेट किए हैं जिसमें अगर मान लीजिए टॉस अगर कोई कैप्टन जीतता है तो ये इस वर्ल्ड कप में क्या क्या हुआ।
अगर हम ओवरऑल मैचों की बात करेंगे तो 44 मैच खेले गए हैं, 44 में से 29 मैच टॉस जीतने वाली टीम ने जीते हैं, जिसका परसेंटेज अगर हम बोलेंगे तो 65.9% है, 65.9% है। पर इनमें से ये आंकड़े कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे अच्छे हैं, कुछ पे कम है। और इसमें भी क्या है कि जो लेसर टीम थी हमारे पास में जो क्वालिफाई करके आई थी, उनमें से जैसे हम बात करें अफगानिस्तान तो भी थोड़ी ठीक थी, नामीबिया की हम बात करेंगे, स्कॉटलैंड की बात करेंगे, तो लगभग छोटी टीमें थी जिनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। और ये बड़ी टीमें जो थी इन्होंने उसको यूटिलाइज किया कि किस तरीके से, अगर मैं पिछड़ रहा हूँ, मैं खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँगा कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से इंग्लैंड में पहला मैच हारी इंग्लैंड से, और उस समय उनका कोई चांसेस नहीं थे कि वो कहीं क्वालिफाई करेंगे, और जैसे ही उनको मौका मिला कि भाई मेरे पास तो छोटी टीम मिली है, तो उन्होंने उठाकर अपना जो नेट रन रेट था, उन्होंने पहले उनको जल्दी आउट किया। 80-82 रन चाहिए थे, वो 82 रन को 5-6 ओवरों में अचीव किया। अपना नेट रन रेट इतना बढ़ा लिया कि जाकर वो फिर कंडीशन में आ गए कि अगर मान लीजिए कहीं पे भी इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका में और उनमें पॉइंट टैली 8 नंबर पर आकर रुकती है, तो भी वो कम से कम अपने नेट रन रेट के कारण से क्वालिफाई कर पाएँ। ये स्पेसिफिकली जैसे मैं ये बोल रहा था, इसमें जो हम टॉस की बात कर रहे हैं, इसमें आबू धाबी और सिर्फ दुबई की अगर मैं बात करूंगा, जो दो मैच, जो टीम सबसे जो दो ग्राउंड्स पिचेस उससे ज़्यादा इफेक्टेड थी, जिन पे ज़्यादा डिफरेंस है, उनमें 27 मैच खेले गए और 27 में से 21 मैच टॉस जीतने वाली टीम ने जीते। और इनको भी अगर मैं अलग अलग तरह से डिफरेंशिएट करूँगा तो उनमें से दुबई में अगर हम देखेंगे तो अगर आपकी टीम ने पहले बॉलिंग करी है तो उसके लिए कुछ फिगर मैंने बनाए हैं, और अगर आपकी टीम ने टॉस जीता है उसमें फिगर बनाए हैं। अगर आपने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करी है तो 11 मैच आपने जीते हैं और 1 मैच हारा है। ये कहाँ दुबई का फिगर है। यही अगर हम आबू धाबी की बात करेंगे तो 10 मैचेस जीते हैं और 5 हारे हैं 15 में से, और यही शारजा की बात करेंगे तो 5 जीते हैं और 6 हारे हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे कि जो टॉस जीता है, टॉस जीतने के बाद में दुबई में 10 मैच जीते हैं और 2 हारे हैं, जिस ग्राउंड पे आज मैच होने वाला है। और आबू धाबी में 9 जीते हैं, 6 हारे हैं, और शारजा में 4 जीते हैं, 3 हारे हैं। परंतु ये जो दुबई का ग्राउंड है जिस पे आज मैच होने वाला है, इसमें 9 मैच खेले गए हैं और 9 में बैटिंग, जिन्होंने बॉलिंग फर्स्ट करी है वो 9 में से 9 मैच जीते हैं। तो टॉस द बिग बॉस हम बार बार कहते चले आ रहे हैं, उसका ये है कि कि अगर टॉस आप जीत रहे हैं तो ड्यू फैक्टर के कारण से पलड़ा बहुत कुछ आपके हाथ में भारी रहता है। पिछले मैच में हम देखें तो ऐसा नहीं है कि अगर आप टॉस जीते हो 100% ड्यू आता है। लास्ट मैच पाकिस्तान वाला और जो ऑस्ट्रेलिया वाला था उसमें ड्यू नहीं था, परंतु फिर भी क्या रहता है कि आपको इवनिंग में अंडरलाइट जैसे जैसे वो सेशन आगे बढ़ता है, मैच आगे बढ़ता है, कंडीशन बैट्समैन के फेवर में आती चली जाती हैं। और क्योंकि आप, और एक और फर्क भी पड़ता है, मान लीजिए हम 2 टीम अगर कोई खेल रही हैं और हमें मालूम है कि कंडीशन गोज ईजियर व्हेन यू आर बैटिंग सेकंड, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं 9 में से 9 मैच जीते हुए हैं। तो आप वैसे ही एक जो टीम्स आपके सामने खेल रही वो डिमोरलाइज होती है कि यहाँ पे तो यार बैटिंग सेकंड ही 9 में से 9 100% रिजल्ट जीता हुआ है। तो आप टॉस जीते, मैच जीते, इसी तरह की कंडीशन जो हैं वो यहाँ पे यूएई में हो रही हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जब क्रंच मैचेस हों, सेमीफाइनल्स हो, फाइनल्स हो, ठीक है, आप लीग के मैचेस जो हैं, सुपर 12 के मैचेस थे वो आप उस पर्टिकुलर टाइम में करवा दिया, आपने कोई दिक्कत नहीं है। पर जब इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट डिसाइडर्स हैं, ये 4 टीमें ही हैं जो 4 टीमों में से कोई विनर होने वाला है, तो उस समय मुझे लगता है आईसीसी को कुछ नियम चेंज करने चाहिए। बहुत कुछ नहीं हो तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे मैच ही हम प्रीपोन कर सकते हैं कि जो इंडियन टाइम 7:30 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है वही इंडियन टाइम 5:30 बजे अगर मैच चालू हो जाएगा तो ये ड्यू फैक्टर का किसी को अनड्यू एडवांटेज नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि डीआरएस पे और टॉस पे कुछ ना कुछ आगे आईसीसी करेगा और कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। परंतु इन सब को छोड़ के टॉस द बिग बॉस तो है ही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप टीम जो भी खेल रही हैं वो सिर्फ टॉस के ऊपर निर्भर करें। आप अपनी कंपनी को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइड है आपके पीछे, इतनी सारी बड़ी आपके देशवासियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो आपको जीतता हुआ देखना चाहते हैं। और आप सबको सिलेक्ट इसलिए किया जाता है कि आप वहाँ के बेस्ट क्रिकेटर्स हैं और एज ए बेस्ट टीम
आपका जो थिंक टैंक आपके साथ में है उसको आपको हर कंडीशन के लिए तैयार करना चाहिए कि मान लीजिए ड्यू फैक्टर भी आता है तो आपके पास वैसे गेंदबाज होना चाहिए जो उस ड्यू वाली जगह में भी गीली बॉल में भी बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसे स्पिनर्स होने चाहिए जिनके पास वो टैक्ट होना चाहिए कि वो किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे। तो वो सब जब आप करेंगे तभी जीत पाएंगे। इस पर्टिकुलर दुबई की विकेट के ऊपर और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ 9 मैचेस जो हुए हैं उनमें मीडियम फास्ट बॉलर को सिर्फ 8 विकेट मिली हैं, कि इसका मतलब ये है कि जब ड्यू फॉल आता है या आप जब सेकंड बॉलिंग करते हैं तो उस समय आपका बॉल में मूवमेंट नहीं होता है। कभी जब ड्यू आता है तब तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अदरवाइज भी अंडरलाइट जो बॉल मूव करना चाहिए, हिलना चाहिए, स्विंग मिलना चाहिए, कोई स्विंग इसमें मिलता नहीं है। तो मीडियम फास्ट बॉलर के लिए कोई भी ज़्यादा हेल्प वहाँ पे नहीं है, उनको आप इजीली मार सकते हैं। और जितने भी अगर हम देखेंगे इन मैचेस में 10 रन भी लोग डिफेंड नहीं मिनिमम कर पाए। हम दोनों सेमीफाइनल में अगर देखेंगे, ऑल्दो एक आबू धाबी में हुआ जो पहला न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में था, उसमें लास्ट 4 ओवरों में 57 रन की जरूरत थी और न्यूजीलैंड में वो 3 ओवरों में 57 रन बना लिए थे, और जबकि पहले 16 ओवरों में उन्होंने 106 या 107 रन बनाए थे। तो आप सोचिए कि यहाँ पे लगभग आपने ऑलमोस्ट 18-19 रन की 3 ओवर में आपने चेज किए, और वही अगर आप उठाकर देखेंगे तो वहाँ आप ऑलरेडी 6 रन 7 रन के हिसाब से रन बना रहे थे। तो इतना बड़ा डिफेंस आपके लिए आता है बाद में आके जब आपके पास में बैटिंग रिसोर्सेज पास में हो और आपको मालूम है कि बॉलर के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी विकेट बचा के रखिए और लास्ट के 4-5 ओवर में 50 रन 60 रन चाहिए, 50-60 रन बहुत होते हैं, इजीली ये मैच जीत सकते हैं। तो आज विकेट बॉलर को नहीं मिलते हैं, तो दोनों टीमों को ये सोचना होगा कि हम किस तरीके से बॉलिंग करें कि जिसमें विकेट तो हमको नहीं मिलने वाला है। हम किस तरीके से उन पर्टिकुलर जोन में, उन एरियाज में बॉलिंग करें जहां बल्लेबाज कंफर्टेबल नहीं हो, जहां वो आपको लंबी शॉट नहीं मार सकता हो। उसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको यॉर्कर्स, कहीं ना कहीं आपको स्लोअर वंस, कहीं ना कहीं डिसेप्टिव पेस, आपको मिश्रण करना होगा। जब आप मिश्रण करेंगे तभी आप बल्लेबाज को चौंका पाएंगे और वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाएगा, आपको मारने की कोशिश नहीं करेगा। हम लास्ट मैच अगर देखें जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, शाहीन शाह अफरीदी कितनी अच्छी बॉलिंग नई बॉल के साथ कर रहे थे, हम सब लोग जानते हैं। हर पहले ओवर में उन्होंने अपने विकेट लिया, उसको रन नहीं पड़ रहे थे। उस दिन भी 3 ओवरों में उन्होंने 13 रन दिए थे और 1 विकेट लिया था, और उनके चौथे ओवर में उनको 21 रन पड़े जो कि 19वां ओवर था। तो आप सिर्फ बल्लेबाज जो होता है वो आपके नर्व्स पे खेलता है, वो आपसे गलती करवाता है। वो 3 जो 6 लगे हमने जो उसको देखा, पहला उसने यॉर्क करने की कोशिश करी तो उसको स्कूप किया मैथ्यू वेड ने, फाइन लेग के ऊपर थर्ड मैन पे उसको 6 लगा। सेकंड थोड़ा सा जैसे उसने करने की कोशिश करी तो उसको पुल किया, उसने मिड विकेट पे 6 छक्का मार दिया। तो बॉलर सोचता है कि अगर इसने ऐसे मारा तो मैं दूसरी बॉलिंग करता। थर्ड फिर यॉर्क करने की कोशिश करी, फिर से स्कूप करके 3 का छक्का हो गया। तो एज ए बैट्समैन आपको बॉलर को उसकी रणनीति के अगेंस्ट आप खिलाना है। आप अपने हिसाब से कैसा चाहते हो वैसा वो आपके लिए बॉलिंग करे, तब जाके आप किसी तरीके से इन पर्टिकुलर गेम्स में अच्छा स्कोर बना के अपनी टीम को जिता सकते हैं ये मैचेस। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि टॉस के बाद ऐसे विकेट्स पर कप्तान चाहता है कि पहले हम फील्डिंग का फैसला लें, और ये जीत का आधार भी बनता है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या विकेट में परिवर्तन आता है कि गेंदबाजों के सामने क्या समस्या पैदा हो जाती है? सर, यदि इसका आप कंडीशन भी है, विकेट भी है, लाइव एग्जांपल देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे दर्शक बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं अपना जो आंकड़े गुरु ने बताया, तो मैं सबसे पहले तो मतलब यही एक खूबसूरती है हमारे शो की, क्या मतलब जिन आंकड़ों से जाते हैं और कितनी आप स्टडी करते हो इन आंकड़ों की, और जब आंकड़े आप लेके जाते हैं तो आंकड़े तो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उसका आकलन आप करते हैं और जिस तरह से उसको एनालाइज करते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। और सुखदेव भाई की महारत हम सब ने देखी है, तो अगेन मैं आपको वो कहता हूँ। अब अभिषेक का जो आपका सर, मैं इस सवाल का जवाब देंगे अपडेट के साथ। सर, वो अपडेट यदि आप देखें कि टॉस पे आपने बात बोली थी, क्षमा चाहूंगा सर उसके बाद, क्योंकि बड़ा अपडेट है, बड़े मुकाबले। नहीं, बिल्कुल। आज देखिए, जैसा मैंने कहा था कि जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो बॉलिंग करेगा, क्योंकि बैटिंग सेकंड 9 में से 9 जीती हैं और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और उन्होंने पहले बिना टॉस जीते से ही बॉलिंग ले ली है। बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। देखिए, आप ये मान के चलिए कि इस पर्टिकुलर जो दुबई का ये विकेट है, इस विकेट के ऊपर कहीं ना कहीं देखिए 1-2 समझ में आता है कि 2 मैच आप जीत गए, 3 मैच जीत गए, 4 जीत गए, 9 में से 9 मैच जीतना
बहुत बड़ी फैक्टर है जो आपको बता रहा है कि जो बॉलिंग बाद में करते हैं उनके लिए उस विकेट में कुछ भी नहीं है। वो कंडीशंस ऐसी हैं कि अंडर फ्लड लाइट्स आपको जो है बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। आप वो जब बैट्समैन गलती करेगा तभी विकेट देगा। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ है। और अगर हम इन दोनों टीमों को उठाकर एनालिसिस भी करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है एक बहुत बड़ी टीम है। और डेटा जो है, जो अगर हम डेटा उठा के पुराना देखेंगे विन लॉस का रिकॉर्ड, तो न्यूजीलैंड उनके पास भी नहीं है। परंतु गिवन ए डे के ऊपर वो रिकॉर्ड जो डेटा है वो आपका काम नहीं करता है। जाकर तो आपको इस 22 यार्ड पे ही खेलना होगा। तो आज देखिए न्यूजीलैंड क्योंकि एक अच्छी परफॉर्मेंस करके आया है और वो चाहेगा कि वो जीतना, क्योंकि वो आईसीसी के 2 टूर्नामेंट पिछले में, एक में रनर अप रह चुके हैं 50 ओवर्स में और आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में विनर हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी उन्होंने क्वालिफाई किया, तो उनका इंटेंट यही होगा कि जो हमने 50 ओवर में हार इंग्लैंड से खाई थी वो आज हम ऑस्ट्रेलिया से ना खाएं और बदला ले लें। बिल्कुल बदला लें। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इस विकेट के ऊपर जो दुबई का विकेट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ही यहाँ पर पहला मैच खेला था, तो अगर आप किसी विकेट पे एक मैच खेल चुके होते हैं तो आप ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं कि आपको बताओ विकेट खेलती कैसा है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली खेला हुआ है। हाँ, उसके साथ साथ क्योंकि वो डेटा अवेलेबल है तो दूसरी टीम को भी मालूम है कि होता क्या, परंतु उन्होंने नहीं खेला है तो कंडीशन को असेस करने में थोड़ा समय खराब होता है। और जो उन्होंने ऑलरेडी असेस करी हुई है तो थोड़ा एडवांटेज इस मैच में ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को था, टॉस जीतने के बिना भी। पर अब तो टॉस जीता तो बहुत बड़ा एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को है। तो यहाँ पर ये अपने आप में एक महाजंग से पहले बड़ा अपडेट है कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया। यानी भाग्य फिलहाल मौजूदा हालातों के हिसाब से कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ जाता दिखाई दे रहा है। वो क्यों और क्यों आखिर टॉस का फैक्टर इतना अहम है और क्यों यहाँ पर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण पसंद करते हैं? सर, मैं पुनः आपसे आग्रह करूँगा कि एक बार आप पूरा उसका एग्जाम्पल सेट करके बताएं तो हम बेहतर तरीके से जान पाएंगे। देखिए, ये ड्यू फैक्टर की जो हम बात कर रहे थे, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टैटिस्टिक्स आपको सुनते मैंने आपको बताया कि क्या स्टैटिस्टिक्स है और टीमें क्यों टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी को प्रेफर कर रही हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आंकड़े आपको बताते हैं कि इस ग्राउंड पे 9 मैच हुए हैं और 9 के 9 मैच जिस टीम ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने की कोशिश की है या निर्णय लिया है, उसके पक्ष में फैसला लिया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि देखिए, क्रिकेट जैसे हम कहते हैं कि एक बल्लेबाजों का गेम है और T20 में तो और गेंदबाजों की तो वाकई बुरी स्थिति है, क्योंकि आपके पास रिस्ट्रिक्शन बहुत है। अगर हम एक रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो अब एक ओवर में एक ही बाउंसर आप मार सकते हैं। फिर आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है कि वेस्ट हाइट के ऊपर अगर आ जाता है तो वो नो बॉल हो जाती है, फिर आपको फ्री हिट भी मिलता है, तो यहाँ दूसरी मार हो जाती है। तीसरा, आप अगर ये बॉक्स देख रहे हैं तो ये बॉक्स है जहाँ पे आपका इससे बाहर जाती है तो वाइड हो जाती है। लक्ष्मण रेखा है। इस लक्ष्मण रेखा को पार करना, देखिए जब बॉल गीला हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये 3 या 4 रिस्ट्रिक्शन बॉलर के पास है जो बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस में बांध देता है। वही बल्लेबाज के लिए तो बल्ले बल्ले है, आपको नो बॉल होती है तो एक फ्री हिट भी मिलती है। फिर आपको एक बाउंसर ही है, आपको दूसरा बाउंसर अगर आपको करना है तो उस पर आपको रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, फिर नो बॉल भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, और सिर से ऊपर निकल जाती है, बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई तो वो एक परेशानी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ड्यू फैक्टर की जो हम बात कर रहे थे वो इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है। ये बॉल मेरे पास है, ये बॉल का एक सीम आप देख रहे हैं जो कि बहुत उठी हुई होती है, और ये सीम इसलिए उठी हुई होती है कि बॉलर को बॉल को मूव कराने में मदद मिलती है, ग्रिप मिलती है। ये मैंने बॉल को होल्ड किया हुआ है। अमूमन आप देखेंगे कि जब फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है तो बैक स्पिन होती है, बैक स्पिन करता है बॉलर। जब आप फिनिश करता है तो ये बैक स्पिन होती है, और जब बैक स्पिन होती है तो बॉल इस तरह से ट्रैवल करती है, और जिस तरफ बॉल की सीम पोजीशन होती है वहाँ बॉल स्विंग होती है। अगर स्लिप और गली को कर रही है तो आउट स्विंग हो जाएगी, फाइन लेग की तरफ है तो इन स्विंगर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है कि जब एक बार बॉल गीले होने लगती है तो आप ग्रिप नहीं कर पाते हैं, और जब ग्रिप नहीं कर पाते हैं तो एक तो बॉल थोड़ा हेवी होती है। जब बॉल हेवी होने लगती है तो वो मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जिस तरह से हम इनिशियली देखते हैं कि बॉल स्विंग होती है और मूव करती है, उस तरह से ये मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं, जैसे हम नीचे भी देखेंगे आपको कि ये विकेट है जहाँ आपको ग्रास दिख रही है काफ़ी। यहाँ भी सर हम देख रहे हैं ड्यू है, ये देखिए, ये देखेंगे तो ये जैसे ही जब आपके विकेट पे इतनी ड्यू है
तो आप सोचिए कि आउटफील्ड में जहाँ पे बहुत थिक ग्रास होती है, या यहाँ देखेंगे जैसे ये थिक ग्रास है, ये आपने ये देखिए। अब आप बताइए कि ये इतना वेट होने के बाद, इतना गीला होने के बाद एक बॉलर के लिए बहुत मुश्किल होती है कि वो बॉल को कैसे होल्ड करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं बॉलर्स को पूरा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उसके बावजूद भी, इतने रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी किस तरह से आप सारे वेरिएशन को देखिए। जब आप नॉर्मल बॉल करते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर की हम बात करें या स्पिनर्स की भी बात करें, तो बहुत सारे वेरिएशंस आपको करने पड़ते हैं। फास्ट बॉलर के लिए है कि आप स्लोअर वन भी है, अलग अलग ग्रिप होती है स्लोअर वन की। कुछ लोग नकल बॉल भी होती है, नकल बॉल आप देखें भुवनेश्वर, फिर आप देखिए ना, अगर बाउंसर डालते हैं तो बाउंसर में भी आपका स्लो बाउंसर है, क्विक बाउंसर है, ये भी सब परेशानी है। अब उसमें आपको बॉल को होल्ड करना सबसे बड़ी मुश्किल वाला काम है। लेकिन इसमें वो गेंदबाज को भी हम एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि 20 ओवर का मैच है, 20 ओवर के मैच में सारी जो पूरा क्रिकेट आपका जो जिस तरह से बनाया गया है वो पूरा निश्चित तौर पे दर्शकों को भी मज़ा आना चाहिए। अगर टीमें रन नहीं बनाएंगी तो दर्शक वो मज़ा भी नहीं ले पाएंगे। तो मेन होता है कि आप बैट्समैन के अराउंड ही ये सब ताना बाना बुना गया है। लेकिन जैसे ही बॉल गीला हो जाता है तो आप ग्रिप नहीं कर पाते हैं, तो आप वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कोशिश करते हैं। देखिए ये सारी टीमें लेके चलती हैं कि टॉस हारने के बाद हमको अगर सेकंड बॉलिंग आएगी तो हमको उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप कोशिश सारी करते हैं, लेकिन नेट्स पे वो सारी चीज़ों को लेके बॉलिंग करना और मैच में उस प्रेशर में बॉलिंग करना बहुत डिफिकल्ट, ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम हो जाता है। तो वहाँ पे कोशिश सारी टीमें करती हैं, गीले बॉल से भी बॉल को गीला करके भी बॉलिंग की जाती है। स्पिनर्स को देखेंगे तो दोनों है, जो ग्रिप है मैं आपको बताया था, जिस तरह से ग्रिप को स्पिनर होल्ड करके रखते हैं, वो लेग स्पिनर होगा या ऑफ स्पिनर होगा या लेफ्ट हैंड स्पिनर है। लेकिन जब आप बॉल को हिट करने की कोशिश करते हैं, आप कोशिश करते हो कि रिवॉल्यूशन उसका ज़्यादा हो, तो वहाँ देखिए ये स्किड करने लगता है। अभी तो हमने थोड़ा सा ही गीला हुआ है और उसमें देखा है, तो मैं प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ बहुत बड़ी चुनौती स्पिनर्स के साथ भी होती है कि आप वेरिएशन के साथ प्रॉपर लेंथ और प्रॉपर लाइन आपको मेंटेन करनी है। बैट्समैन आपके लिए तैयार है क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है। 20 ओवर में टीमें आउट अमूमन नहीं होती हैं, तो आप हर जगह आप हिट कर सकते हो। और क्योंकि आपको मालूम है कि एक बैट्समैन ख़त्म होता है तो दूसरा बैट्समैन भी तैयार हो जाता है। तो यही एक चीज़ है जो बहुत मुश्किल देती है। और देखिए ये एक बहुत बड़ा एक गेंदबाज के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कहेंगे। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि एक नाइंसाफ़ी है कि जिस तरीके से आप लेकिन अब वो खेल है, खेल को खूबसूरत बनाना भी है, दर्शकों तक पहुंचाना भी है, उनके दिल में होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इतना तो मैं भी गेंदबाज रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इतना खेल के लिए तो खेल के लिए वो दर्द को मैं अपने अंदर समझ सकता हूँ। तो यही एक खासियत है। टॉस जीत के क्यों टीमें पहले बॉलिंग कर रही हैं, ताकि उनको सेकंड बॉलिंग करने का मौका नहीं मिले। और जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि लिटरली आप 5 ओवर में 50 रन की रिक्वायरमेंट है, और 3-3 ओवर में एक मैच, दोनों सेमीफाइनल आप देखेंगे तो एक ओवर बचते हुए मैच को 177 रन बनाना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। और ये शो करता है कि लिटरली बॉलर के लिए कितनी तकलीफदायक स्थिति होती है कि आपको मैच को जिताना भी है, आपको कंटेन भी करना है, आपको अपना बेहतरीन प्रदर्शन भी करना है। तो मुझे लगता है कि बट हाँ, यही खूबसूरती है खेल की। जैसा सुखदेव भाई ने बोला कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने लिए खेल रहे हैं, अपने नाम के लिए खेल रहे हैं, तो आपको वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको बॉल गीली होती है तो उसको और कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे कि उससे आप कैसे अपना इम्पैक्ट छोड़ पाए, इफेक्टिव कैसे हों। तो मुझे लगता है कि ये सब है, पर यही खूबसूरती है। ये खूबसूरती है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लिए यहाँ थोड़ी सी परेशानियाँ बढ़ गई है टॉस के लिहाज से, क्योंकि अब तक अगर ये टीम श्रेष्ठ प्रदर्शन करती आई है तो आज सर्वश्रेष्ठता की जंग है। और जाहिर सी बात है कि इस मुकाबले पर करोड़ों फैंस की निगाहें। सर, 2 कप्तानों की कप्तानी की भी अग्नि परीक्षा है यहाँ पर, एक तरफ एरोन फिंच, दूसरी तरफ आइसमैन।
केन विलियमसन? नहीं, देखिए बहुत बड़ा दिन है क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, बहुत बड़ा दिन है दोनों कंट्रीज़ के लिए और कम से कम हमारे लिए भी कि इस बार दुनिया को पहला T20 पहली बार मेडन विनर मिलेगा कि इन दोनों कंट्री ने आज तक T20 टूर्नामेंट ICC का नहीं जीता है, तो दोनों में से इस बार एक बार पहला नया विनर होगा। परंतु दोनों कप्तानों के साथ साथ न्यूजीलैंड के लिए थोड़ी सी परेशानी और भी है कि उनके एक हरफनमौला खिलाड़ी डेवॉन कॉनवे जो हैं वो हाथ में इंजरी के कारण से इस मैच से और जो इंडिया में वो खेलने आने वाले थे अभी 2020 और टेस्ट मैच उसमें से भी वो बाहर हो गए हैं। एक बहुत बड़ा झटका है न्यूजीलैंड के लिए क्योंकि वो एक प्लेयर ऐसा था, हमने देखा कि वो फील्डिंग में भी किस तरह से परफॉर्मेंस करते थे कि एक कैच जो उन्होंने लिया था बाउंड्री के ऊपर वो बिल्कुल हवा में थे, पूरा बॉडी पूरी हवा में थी, पूरे उन्होंने स्ट्रेच किया हुआ था और इतना क्लीन कैच उन्होंने लिया था। उसी तरीके से हमने देखा कि कैसे अच्छी वो सिर्फ एक अच्छा उनको बॉलर एडिशनल के लिए उन्होंने कीपिंग करना स्टार्ट किया। वो कीपिंग भी करते हैं, तो जो उनके रेगुलर कीपर हैं उसको बाहर बिठा के वो कीपिंग कर रहे थे और उसके साथ साथ हम सब मैचेस में देखेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए, सेमीफाइनल में अच्छे रन बनाए थे और इवन ये टेस्ट मैच उन्होंने डबल हैंडेड किया हुआ है। तो एक इतना अच्छा बैट्समैन आज उनका ना खेलना न्यूजीलैंड के लिए एक और सेटबैक है अपार्ट फ्रॉम लूजिंग द टॉस। अब जहाँ तक आप इन दोनों टीमों की बात करेंगे तो डेफिनेटली जो कप्तान है, कप्तान की बात करूंगा तो एक तरफ एरन फिंच है जो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक तरफ केन विलियमसन है। तो एरन फिंच भी जो एग्रेसिव कप्तान नहीं है, ठीक है, वो एग्रेशन हमने कभी उसमें देखा नहीं, वो भी अच्छे बल्लेबाज हैं, परंतु अनफॉर्चुनेटली वो अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। पिछले सेमीफाइनल में पहले ओवर में थर्ड बॉल के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी ने उन्हें प्लम किया था लेग बिफोर विकेट, बिल्कुल विकेट के सामने थे वो। और कहीं ना कहीं देखिए जब एज ए बैट्समैन एज ए कैप्टन आप खेलने आते हैं तो अगर पुरानी आपके पास में असफलता है उसको साथ में कैरी करते हैं तो आपके लिए मुश्किल होती है। और अगर हम पिछले एक साल का सीजन एरन फिंच के लिए देखेंगे तो एरन फिंच कुछ भी बल्लेबाजी में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। ऑल्दो अगर हम इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में 2 इनिंग देखेंगे तो एक में 40 और एक में कुछ 35 रन उन्होंने किए थे, जो कि कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। एक वो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा जरूर। और दूसरी तरफ अगर हम केन विलियमसन को देखेंगे, एक कूल कप्तान है, अच्छा फॉर्म में है और अपनी टीम को भी बढ़िया लीड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी कप्तानी में ICC के पिछले 2 टूर्नामेंट 50 ओवर्स का जैसा मैंने कहा और ICC वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप जो थी, न्यूजीलैंड ने टेस्ट चैंपियनशिप जीती। अनफॉर्चुनेट रहे कि जो 50 ओवर डे गेम था उसमें पहला मैच टाई हुआ रेगुलर, उसके बाद जो सुपर ओवर डाला वो भी टाई हुआ और उसमें भी बैड लक देखिए कि जो उसमें निर्णय होता है कि जो ज़्यादा बाउंड्री से रन बने होते हैं तो बाउंड्री के उसके कारण से इंग्लैंड वो मैच जीत गया और न्यूजीलैंड वो मैच हार गया। न्यूजीलैंड आज तीसरे ICC के इवेंट में जो बचा हुआ था उसके फाइनल में है और हम कहीं ना कहीं उनसे ऐसी अपेक्षाएं लेके चल रहे हैं, उम्मीद लेके चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका थिंक टैंक, कहीं ना कहीं उनका बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा होगा कि हम ICC के सारे इवेंट जीत लें तो कम से कम एक कंट्री बने कि जिन्होंने ICC के सारे इवेंट एक साथ जीते हुए हैं। आज हमें देखना होगा कि विपरीत परिस्थितियों में क्रिकेट में देखिए कभी भी हम जो भी रिकॉर्ड मान के चलें कि 100% बैटिंग सेकंड का लिए दुबई में जो है वो पिचेस हैं और उस पर खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, परंतु फिर भी मैं तो ऐसा मानूंगा कि अगर बैटिंग फर्स्ट करते समय आपने उतना रन बना दिए कि जो आपको 190, 195, 200 रन तक ले जाएं, जो एक मुश्किल टास्क लगता है जैसी ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी है उसके अगेंस्ट, परंतु ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और गिवन डे के ऊपर जब आपको परफॉर्म करना है, यही टैलेंट है, यही मौका है, इतना बड़ा मौका बार बार नहीं आता है, आज आपके पास में है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ बेहतर न्यूजीलैंड की तरफ से आज इस मैच में देखेंगे। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सुखदेव भाई के साथ कि देखिए दोनों मैच का अगर हम आकलन करते हैं तो दोनों मैच में हमको वो 10, 15, 20 रन का एक जो मार्जिन जो बैटिंग फर्स्ट टीम को, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको सेकंड बॉल करना है, जहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे होंगे, जहाँ आप अपनी पूरी काबिलियत से आप पोटेंशियल से नहीं कर पाएंगे, वहाँ आपको ज़रूरी होता है कि आप वो जो एक मार्जिन है उसको आप कवर अप कैसे कर सकते हैं, वो आप अपनी बैटिंग में कर सकते हैं। और हमने दोनों मैच देखे कि पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों में ये था कि वो जो 15-20 रन का जो एक मार्जिन था, जो बैटिंग फर्स्ट में आप कोशिश करके उसको कर सकते थे, कहीं वो एनालिसिस होना चाहिए था। मुझे लगता है कि आज
वो एनालिसिस दोनों टीमें करके बैठी होंगी कि हमको वो जो कवर अप करना है वो कैसे हम इसमें पहले बैटिंग में कवर अप कर सकते हैं, वो शायद मुझे लगता है कि आज हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एनालिसिस किया होगा और वही 10-15 रन का जो मार्जिन है वही दोनों मैच का डिसाइडिंग फैक्टर था। देवाशीष, मुझे इसमें थोड़ा सा और भी लगता है कि हमने जितने मैचेस देखे, मैंने थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करी कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, तो बैटिंग फर्स्ट करने में क्या होता है कि कंडीशंस जो है वो नॉर्मल है, उस समय कोई ड्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और यूए की विकेट क्योंकि स्लो स्लगिश है तो उस समय बैट के ऊपर बॉल नहीं आती है, तो बैट्समैन, क्योंकि आपके दिमाग में ये प्रेशर रहता है, जैसा आपने कहा कि हमें 15-20 रन रिक्वायर्ड से भी ज़्यादा बनाने हैं। हम रिक्वायर्ड की बात करें तो कहीं पे भी अगर हम आज का डेटा लें तो फास्ट बॉलर्स 10 रन भी प्रोटेक्ट मिनिमम नहीं कर पाए हैं, तो 10 की बात करेंगे तो आपको 200 रन आपके पास होना चाहिए। 200 के बाद में आप टॉस जीते हैं तो 20 रन और होना चाहिए। तो आप एज ए बल्लेबाज जब ओपनिंग बैट्समैन आप जाते हैं, आपके पास टारगेट है कि आपको 220 रन बनाने हैं, और आप पहले से 1-2 बॉल जो आपके पास नहीं आती हैं आप मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्योंकि आपको मारना है और रन बनाने हैं वो आप नहीं कर पाते हैं। तो जो पावर प्ले में हमने देखा उसमें टीमों ने 2 या 3 विकेट खो दिए। जब 2-3 विकेट आप खो देते हैं तो बैटिंग रिसोर्सेज आपकी कम हो जाती है। तब आप सोचते हैं कि ठीक है अभी रुकिए, मैं थोड़ा सा डिफेंसिव खेलूंगा, मैं सिंगल्स लूंगा, मैं कोई भी रैश शॉट नहीं खेलूंगा, कोई उठाकर नहीं मारूंगा, तो आप स्लो खेलने लगते हैं। आप स्लो खेलते हैं तो रन नहीं बनते हैं, रन नहीं बनते हैं तो लास्ट में जाके जो आपको एक अटैक करना होता है, डेथ ओवर्स में जाके जो आपको मारना होता है, लॉन्ग हिटिंग करनी होती है, वो आपको अटैक कॉन्साइड नहीं होता कि मुझे 12वें ओवर में मारना है, मुझे 13वें ओवर में मारना चाहिए, मुझे 14वें नहीं, अभी विकेट कम है, मैं 2 ओवर और खेलता हूँ, 1 ओवर और खेलता हूँ। वो करते करते कहीं ना वो ट्रेन आपकी निकल जाती है, छूट जाती है, और आपको जितने रन बनाने चाहिए आप बना नहीं पाते, स्कोर अंडर पार रह जाता है। किसी भी हम पार अंडर पार की जो बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि किसी गिवन विकेट के ऊपर लगभग कितना स्कोर बनना चाहिए जो एक कॉम्पिटिटिव हो सकता है, या एवरेज उसके कितने रन फर्स्ट इनिंग में बनते हैं, उतने रन बने कि नहीं बने, उसको हम एट पार स्कोर, अंडर पार या ओवर पार बोलते हैं। ओवर मतलब उससे बन गया तो ओवर पार है, उससे नीचे रह गया तो अंडर पार है, और अगर उतना एवरेज बनता है तो एक पार स्कोर है कि इस विकेट के ऊपर, इस 22 यार्ड की स्ट्रिप के ऊपर बैटिंग फर्स्ट 155 रन या 160 रन या 180 रन, जो भी एक वहाँ का एवरेज डेटा होता है वो डेटा होता है। हम उस डेटा को लेने के बाद में हमें मालूम है इतने रन बनते हैं, हमें मालूम है पिछले 9 मैचेस में 10 रन भी प्रोटेक्ट करना मुश्किल था, हमें मालूम है फास्ट बॉलर सिर्फ 8 विकेट ले पाए। ये सब डेटा होते वक्त जो बैटिंग फर्स्ट टीम है उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है बैट्समैन के ऊपर कि आपको आपका नेचुरल गेम छोड़कर आप प्लान नहीं करते हैं कि मुझे जाके सिंगल्स लेने हैं और उसके बीच में एक बाउंड्री मारनी तो रन आना है। अगर हम ऐसा करना चाहें, कोई भी अगर थिंक टैंक ये बोले कि आपको एग्रेशन भी कंट्रोल रखना है, आप खेलते हैं, आपको 1 बाउंड्री चाहिए, 5 सिंगल चाहिए, 9 रन होते हैं, 9 करेंगे ऐसा करके 180 रन तो आपके पास वैसे ही बनते हैं। और इन पे बैटिंग जैसे जैसे आपकी इनिंग प्रोग्रेस करती है और कंडीशंस आपके फेवर में आती हैं, पहले टफ कंडीशन होती हैं, धीरे धीरे वो इजी होती चली जाती हैं, और जब कंडीशन आपके फेवर में है अब तब आप मारिए ना, तब जाके आप 220 रन की जो प्लान कर रहे हैं वो बनाएंगे तो डेफिनेटली जो बैटिंग सेकेंड जब आएगी तब आपको सोचना होगा अब हमें 11 रन पर ओवर बनाना है, जहां आपकी विकेट हो गई, 2-4 बॉल इधर उधर हो गई और वो 11 उठ के 13, 14, 15 पे चला गया, हर ओवर में बनाना है, लास्ट के 4 ओवर 5 ओवर में नहीं बनाना। वहां पे बैटिंग फॉल्टर करती है, वहां गलतियां होती हैं, और जहां गलतियां होगी वहीं आपका जीत का चांस होगा। जीत का चांस, लेकिन इस चांस को बढ़ावा देने वाले हैं गेंदबाज। किस टीम के गेंदबाजों की क्या स्ट्रेंथ है? बात न्यूजीलैंड की जाए तो यहाँ टीम सऊदी खास बॉलर है ट्रेंट बोल्ट, ज़बरदस्त फॉर्म में है, निगाहें रहेगी इन पर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी गेंदबाजी आक्रमण किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता। माइकल स्टार्क शानदार फॉर्म में, और हमने देखा कि किस अंदाज में वो गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें अगर किसी गेंदबाज पर है तो वो एडम जंपा। आलम यह है कि सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, इस मुकाबले से कुछ समय पहले उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी और उसमें एडम जंपा का जिक्र किया है। सर, इसे आप क्या संकेत मानना चाहेंगे? डेफिनेटली देखिए, अगर हम T20 क्रिकेट का इतिहास उठा के देखें या हम IPL को भी देखेंगे, आप देखिए जितने भी लेग स्पिनर्स हैं और बहुत अगर उच्च कोटि के लेग स्पिनर्स हैं तो उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है, और एक नहीं, और ये IPL की अगर हम बात करें तो हर टीम 1-1, 2-2 लेग स्पिनर को प्रेफर कर रही है, और यंगस्टर्स भी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं मुझे लेग स्पिनर भी बनना है। और जहाँ एडम जंपा जैसे अगर क्लास बॉलर हो जिसमें हम थोड़ी सी लय, देखिए परफॉर्मेंस वो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं चूक होती है उनसे,
हम थोड़ी सी लय हम द ग्रेट शेन वॉन की उनमें देखते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेग स्पिनर्स छोड़ रहे हैं। और हम देखिए वरुण को भी लेके गए हैं कि आपका एक नया एक बॉलर है जो बहुत सारी वैरायटीज़ करता है, वो है। हमने मुजीब को भी देखा है, हमने रशीद को भी देखा है, हमने रशीद अली को भी देखा है। तो ये सब जो लेग स्पिनर्स आ रहे हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा है। जहाँ आपने बात की है फास्ट बॉलर्स की, तो मुझे लगता है कि दोनों ही टीमों के अगर फास्ट बॉलर्स को देखेंगे तो बेशक दोनों टीमें जो फाइनल में पहुंची हैं तो बहुत बड़ा दारोमदार इनके फास्ट बॉलर्स पे भी रहा है और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। जहां हमने बात की थी कि ट्रेंट बोल्ट एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं और लगातार विकेट लेते हुए आ रहे हैं, बहुत डिसेप्टिव हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से कभी लगता नहीं है कि कोई बॉल कब स्किड कर जाता है, कब कट होता है, कब मूव होता है। उतने ही स्लोअर वन की वेरिएशन उनके पास है। वहीं जो उनके पार्टनर है टीम साउदी, बहुत ही काम कूल और एक अपनी लाइन पकड़ के, एक उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है लेकिन वो एक लाइन पकड़ के और प्रेशर बना के रखते हैं, जिसका फ़ायदा सामने वाले अपने पार्टनर को मिलता है, जिसका फ़ायदा बोल्ट को भी मिला है, जिसका फ़ायदा सोडी को मिला है, सेंटर को मिला है। वहीं अगर हम देखेंगे तो मिचेल स्टार्क बहुत अद्भुत बॉलर हैं और कैसे देखिए पिछले मैच में उन्होंने कमबैक टीम को कराया है। जो आखिरी लास्ट ओवर में ज़रूर उनके रन बने थे, लेकिन सेकंड लास्ट ओवर जो क्रूशियल ओवर था उसमें बहुत अच्छा बॉल किया उन्होंने और किस तरह से कमबैक उन्होंने किया है। 2 ओवर आपके थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गए, लेकिन उसके बाद के जो ओवर में उन्होंने कमबैक किया और एक जो 10-15 रन का हम जो मार्जिन लेके चल रहे थे वो उसको रिस्ट्रिक्ट किया है उन्होंने। वहीं पे अगर हम जो पिछले मैच में भी मैंने कहा था कि एक ही विकेट सोडी को मिला था लेकिन उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा था, सोडी भी वहीं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और जंपा का जैसा आपने बताया, जिसे सचिन ने भी तारीफ़ की है, डेफिनेटली वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। अगेन मुझे लगता है कि दोनों टीमों का बॉलिंग जो साइड है वो इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है कि कैसे आपको आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो। वो बहुत ज़रूरी होता है। आपके थिंक टैंक बैठते हैं, आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करना कप्तान आपसे करा सकता है लेकिन करने के लिए वो बॉलर को करना होता है। और मुझे लगता है कि ये दोनों टीमों के बॉलर्स हैं वो बहुत बखूबी से, जो भी आपका कैप्टन का फील्ड प्लेसमेंट था या आपका जो उस समय की रिक्वायरमेंट थी, कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है, कैसे आपको अपनी लय के साथ बॉल डालना है, मुझे लगता है कि दोनों टीमों ने के गेंदबाजों ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है। और अब जाते जाते फेवरेट टीम्स की बात कर लेते हैं। सर, आपकी फेवरेट टीम? देखिए, मैं इसके पीछे फिर मुझे एक और लॉजिक आपसे साथ शेयर करता हूँ कि मैं क्यों एक पर्टिकुलर टीम के साथ जा रहा हूँ। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करेंगे तो डेविन कॉनवे एक, मैंने बोला, वो एक अच्छे बैट्समैन है और बैट्समैन के साथ साथ में वो पार्ट टाइम कीपर है, वो फुल टाइम कीपर नहीं है। तो उनके पार्ट टाइम कीपिंग भी बहुत अच्छी थी। उनके खेलने से एक अच्छा बल्लेबाज और कीपर उसका साथ में होने से न्यूजीलैंड 6 बॉलर के साथ खेल रहा था बेदर टूर्नामेंट में, कि हमने देखा कि किस तरह से जो कुछ विकेट थी जहाँ पे स्पिनर को हेल्प नहीं मिल रही थी, तो वहाँ 2-2 ओवर उन्होंने अपने रेगुलर स्पिनर से कराए जो कि सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। और जो छठा बॉलर वो खिलवा रहे थे साथ में ऑलराउंडर नसीम को खिला रहे थे, जिमी नसीम को, तो वो उसने उस पर्टिकुलर ओवर में 4 ओवर किए। पर कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है अपनी बैटिंग लाइन स्ट्रेंथ करने के लिए उनको एक बॉलर सेक्रीफाइस करना होगा। एक बॉलर सेक्रीफाइस करेंगे तो आपके पास बॉलिंग लिमिटेशन आ जाएगी कि कहाँ एक एडिशनल बैकअप बॉलर लेके चल रहे हैं, वो आप नहीं खिला पाएंगे। आपको 5 ही बॉलर खिलाने हैं, 5 से आपको बॉलिंग करानी होगी। तो एक ये भी नुकसान है और बैटिंग लाइनअप भी आपको लंबी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे बैटिंग भी आप सेकंड कर रहे हैं और यहाँ पे एवरेज स्कोर भी अगर हम पिछले मैच में देखें 177 रन पाकिस्तान ने बनाया था। तो और मैं जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया खेल रही है और उनको टॉस का भी एडवांटेज मिला है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जाना चाहूँगा कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया। सर, देखिए, फिर हम अगर आकलन करते हैं तो जिस तरह से सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे न्यूजीलैंड टीम के साथ जो देखने को मिलती है कि आप एक वर्ल्ड कप में आप क्लोज मैच हारे थे, एक जो टेस्ट सीरीज़ हुई
उसके आप चैम्पियन हुए हैं। और सबसे बड़ी हम जो चीज़ कहते हैं कि कभी कभी भाग्य भी आपके बहुत प्रबल होता है। तो जिस तरह से आप टेस्ट सीरीज़ में भी सुखदेव भाई ने जो स्टैटिस्टिक्स बताए थे कि किस तरह से न्यूजीलैंड उसमें क्वालिफाई हुई। बिल्कुल। पहले चांस शायद उतने आसान चांस नहीं बन रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब क्वालिफाई हुई तब आपको तब लगता है कि नहीं, आपका भाग्य भी, देखिए खिलाड़ियों को ग्राउंड में करना होता ही है, तभी आप जीत पाते हैं। लेकिन जब आपका भाग्य भी प्रबल होता है और आपके साथ रहता है तो आप दोगुना जोश आपका होता है और आप और एडिशनल एक मॉरल बूस्टिंग हो जाता है, एक मोटिवेशनल एडिशनल चीज़ हो जाती है कि आपके साथ ये सब चीज़ें भी आपके साथ हो रही है। और जिस तरह से टीम खेलती आई है, देखिए हमने कहा था कि न्यूजीलैंड टीम एक परफॉर्मर है, कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, एक नाम छोड़ दे तो कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एज द टीम एज द यूनिट एक बहुत अच्छे पैकेज के रूप में जो टीम परफॉर्म कर रही है वो न्यूजीलैंड है, इसीलिए फाइनलिस्ट है वो। और मुझे लगता है कि एक इमोशनल अगर वो देखें, एक अटैचमेंट हो गया है तो न्यूजीलैंड का पलड़ा मेरा अटैचमेंट था, लेकिन सर जब इंडिया का मैच हुआ उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा सा एक एज दिखता है मुझे, बट फिर भी जैसे हमने बात की है और जितने हमारे गुरु ने सारे स्टैटिस्टिक उड़ेल दिए कि 9 मैच में से 9 मैच जो टॉस जीती है और जिसने पहले बैटिंग बॉलिंग की है, सेकंड बॉलिंग नहीं की है, उसका पलड़ा भारी हुआ है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाग्य और परफॉर्मेंस, और जिस तरीके से टीम खेल रही है, एक यूनिट की तरह खेल रही है, सारे परफॉर्मेंस हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दिलचस्प महामुकाबले के लिए पूरी बिसात बीत चुकी है। और अब से कुछ ही देर बाद एक रोमांचक मुकाबले के माध्यम से एक नया चैंपियन T20 फॉर्मेट का मिलने वाला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को। न्यूजीलैंड शानदार सफर रहा इस टीम का। इस टीम ने कई बड़ी टीमों को दबाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना दबदबा कायम किया है और उसके साथ साथ इंग्लैंड जैसी टीम को सेमीफाइनल में पराजित करके कहीं ना कहीं अपना रिवेंज भी पूरा किया है। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जो कहीं ना कहीं चाहेगी कि 2015 का जो इतिहास है वो फिर दोहराया जाए, और इन्हीं मकसद को लेकर दो टीमें आपस में भिड़ेगी और हम लोगों के लिए ये शानदार, सुखद और क्रिकेट के रोमांचक पलों को महसूस करने वाला मुकाबला होगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन डीजीआना न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। St. Donny gets the award. T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया, हर नींव की धड़कन मोयरा सरिया CRS की शक्ति के साथ।